नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। यही है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही रूस ने यूक्रेन पर मेगा अटैक किया है। इससे पहले इतना भीषण हमला कभी नहीं हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस ने फाइटर जेट मिसाइल के जरिए यूक्रेन के दर्जनों शहरों को टारगेट किया है। सैन्य अड्डों के साथ साथ ऑयल फैसिलिटी पर हमलों को अंजाम दिया गया है। इन हमलों से न सिर्फ यूक्रेन सिहर उठा है, बल्कि यूरोप के दर्जनों देशों में सनसनी फैल चुकी है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और यह हमला तब हुआ है जब 6 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेने वाले हैं और शपथ से पहले पुतिन यूक्रेन से हिसाब चुकता कर लेना चाहते हैं। अब से कुछ देर पहले के इन हमलों को ट्रंप के शपथ ग्रहण से जोड़कर आखिर जिस तरीके से देखा जा रहा है, उस बारे में एक एक डिटेल जानकारी आपके सामने। लेकिन यह फिलहाल इस वक्त सबसे बड़ी खबर जानिए, जहां पिछले 3 साल में अब तक के सबसे बड़े अटैक को लेकर यह खबर है और यूक्रेन के 100 ठिकानों पर एक साथ हुई बमबारी। पुतिन ने फौज को लगातार हमलों के आदेश दे दिए हैं। यही वजह है कि एक दो नहीं बल्कि 100 जगहों पर एक साथ अटैक को लेकर खबर आ रही है सामने। अब यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर जिस तरीके से इस वक्त बमबारी की जा रही है, एक एक तस्वीर अब आपके सामने होगी, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जिस तरीके से इन हमलों को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर यह है कि रूस के इन ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन एक बार फिर से दहल उठा। हमलों को लेकर एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेनी ठिकानों पर एमएलआरएस से वार हुआ है और रूसी एमएलआरएस से मिसाइल दागी गई हैं। कीव के लॉजिस्टिक हब को टारगेट किया गया है। कुछ देर पहले ही रूसी ड्रोन ने भी हमला किया और ये यूक्रेनी टैंक पर रूसी ड्रोन से हुए हमले की तस्वीर आपके सामने होगी। फिलहाल देखिए किस तरीके से अलग अलग इलाकों पे इमारतों में लगी आग की तस्वीर भी सामने आ रही है। और यही वजह है कि एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कीव के दर्जन भर से ज्यादा इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। रूसी मिसाइल हमले से इमारतें तबाह हुई हैं और कई इमारतों में हमले के बाद लगी आग की ही तस्वीर आप देख रहे हैं। यूक्रेन ने फिलहाल आपको बता दें, जितने लोग इन हमलों की चपेट में आए हैं, इसको लेकर खुलासा नहीं किया है। ये फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं उन हमलों के बाद इमारतों में लगी आग की। इस बीच खबर है, रूस ने स्कैंडर मिसाइल से भी हमले को अंजाम दिया है। यूक्रेन के सुमी में यह हमला हुआ है और हमले में यूक्रेन को किस तरीके से बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसको लेकर खबर सामने आ रही है। फिलहाल अलग अलग जगहों पर हुए हमले के तहत यह बड़ी खबर है कि कैसे यूक्रेन के सुमी में भी एक बार फिर से हमले को अंजाम दिया गया है। ये देखिए तस्वीर, जिस तरीके से सुमी में हमला हुआ है, उसके बाद अलग अलग दूर दूर से इलाकों में काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। ज्यादातर इमारतों में लगी आग की तस्वीरें सामने आ रही है। फिलहाल ये जो हमला सुमी में हुआ है, स्कैंडर मिसाइल से यहां पर हमले को अंजाम दिया गया और इसी हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा। अब यूक्रेन पर रूस के अब तक के मेगा अटैक को लेकर एक और बड़ी खबर है। खबर यह कि 3 घंटे में मिसाइल और फाइटर जेट से हमला हुआ है। यूक्रेन के बड़े इलाकों में मची तबाही की ही एक एक तस्वीर आपको TV9 दिखा रहा है, जहां देखिए एक बार फिर से यह खबर सामने आ रही है कि कैसे अब यूक्रेनी सीमा के बिल्कुल पास Tu-95 ने उड़ान भरी है।
यूक्रेनी सीमा के बिल्कुल पास Tu-95 ने उड़ान भरी है। यूक्रेनी सीमा से Tu-95 ने मिसाइल दागी है और Tu-95 के बाद Tu-22 ने भी कैसे मोर्चा संभाला, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। तो रूस के ताबड़तोड़ हमलों को लेकर फिलहाल ज़ेलेंस्की का क्या है बयान, इस बारे में जानकारी से पहले एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने उन जगहों की जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया। खबर आपको बता दें, रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया है। सुबह 6:30 बजे का वक्त जब रूस का पहला हमला हुआ, 6:30 बजे के बाद लगातार हमले जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, खबरें आ रही है कि KH-101 मिसाइल से भी हमला हुआ। यूक्रेन के एनर्जी कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया गया है। अब ये तस्वीरें देखिए उस जगह की जहां पर देखिए कैसे हमलों को अंजाम दिया गया है। KH-101 मिसाइल से हमला हुआ है और आपको बता दें कि सुबह 6:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब सबसे पहला हमला रूस की तरफ से हुआ और उसके बाद से लगातार हालात ऐसे कि एक के बाद एक 100 जगहों पर हमले को लेकर खबर आई है। यहां तक कि रूस की तरफ से जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है उसके बारे में ज़ेलेंस्की की तरफ से भी ये जानकारी सामने आ रही है कि कैसे मिसाइल हमले हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर KH-101 मिसाइल से हुए हमले की, और इस बीच आपको बता दें पूरे कीव में भी इमरजेंसी लगा दी गई है। लगातार सायरन बज रहे हैं, लोगों ने बंकर में शरण ले ली है। तो रूस ने जिस तरीके से ऊर्जा और अलग अलग ऑयल डिपो को टारगेट किया है, कीव भी एक वो इलाका है जहां पर लगातार बज रहे सायरन के दौरान की ये तस्वीर, क्योंकि ज्यादातर लोग अब शेल्टर्स में अंडरग्राउंड होते हुए शरण ले चुके हैं और यही वजह है कि इस वक्त पूरे कीव में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर एक के बाद एक 40 मिसाइल दागी गई हैं और 100 जगहों पर एक साथ हुए हमले के बाद की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। कीव की तस्वीर आपने देखी, लोगों ने बंकर्स में शरण ले रखी है। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है जहां आपको बता दें कि अब यूक्रेन का एक और इलाका जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है और वो है लवीव। गैस स्टोर पर हमले को लेकर यह खबर है। कई इलाकों में अंधेरा छा चुका है। खार्किव, सुमी, पोल्तोवा जहां पर बिजली कट चुकी है, और कीव फिलहाल आपको बता दें यहां पर तो इमरजेंसी लगा दी गई है, लेकिन लवीव में गैस स्टोर पर हुए हमले के बाद खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से ज्यादातर इलाकों में अंधेरा छा चुका है। क्योंकि खबर यह है कि खार्किव, सुमी और पोल्तोवा में बिजली कट चुकी है। ज़ेपोरिज़िया और निप्रो में भी बिजली सप्लाई ठप। तो यूक्रेन के दर्जनों शहरों में हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, फिलहाल लवीव की ये तस्वीर जहां पर देखिए किस तरीके से पूरी तरह से गैस टैंक, ये जो पूरा इलाका था वहां पर आग लग चुकी है और ये बताया जा रहा है गैस स्टोर है। गैस स्टोर पर हुए हमले के बाद की ही तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आग लगी हुई साफ नजर आ रही है। और फिलहाल जो हालात इस वक्त इलाके में है, ज्यादातर इलाकों में बिजली सप्लाई कट हो चुकी है। खार्किव, सुमी, पोल्तोवा के अलावा ज़ेपोरिज़िया और निप्रो में भी बिजली सप्लाई कट हो चुकी है। थोड़ी देर पहले रूस के हमले से राजधानी कीव जिस तरीके से दहला है, उसकी एक और तस्वीर और एक और खबर। कीव में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास भी एक भीषण अटैक हुआ है और इसी अटैक के बाद पावर सब स्टेशन जल उठा है। अब एक और तस्वीर, गैस स्टोर के साथ साथ पावर सब स्टेशन जिस तरीके से निशाने पर आए हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की के घर के बिल्कुल नजदीक मिसाइल वार हुआ और मिसाइल से हुए हमले के बाद दावा यह कि यहां कीव में ज़ेलेंस्की के दफ्तर के पास पावर सब स्टेशन भी जला दिया गया। अभी फिलहाल जिस तरीके से इन हमलों के आदेश पुतिन की तरफ से मिले, जिसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि यह अब तक का रूस का सबसे बड़ा हमला है। 100 से ज्यादा जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइल से वार। इन तमाम हमलों के बारे में और अपडेट के साथ मेरे सहयोगी मनीष इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, टाइमिंग इंपॉर्टेंट, लोकेशंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं जिसमें यह साफ है कि किस तरीके से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार फिर से निशाने पर है, किस तरीके से वो जगह खास तौर पर टारगेट पर, क्योंकि एक तस्वीर हमने दिखाई ज़ेलेंस्की के बिल्कुल नजदीक, उनके ऑफिस के बिल्कुल नजदीक हुए उस हमले की जहां पावर स्टेशन भी जलकर खाक हो चुके हैं।
देखिए, यूक्रेन ने इसकी शुरुआत की। यूक्रेन ने कुछ घंटे पहले रूस के कई सारे इलाकों पर ड्रोन से हमले किए, जिसमें कि एंजल एयरबेस भी मौजूद था, उनके रिफाइनरी मौजूद थे, उनके केमिकल प्लांट मौजूद थे। और ऐसी स्थिति में फिर रूस ने 24 घंटे के भीतर इतना बड़ा हमला करके दरअसल जेलेंस्की को एक संदेश देने की कोशिश की है कि आप आग के साथ मत खेलो, आप बार बार हमें प्रोवोक मत करो। अगर आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने आओगे तो फिर आपको इस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और वही कुछ किया है क्रेमलिन की तरफ से। आज जो हमला हुआ है, जिसमें खार्किव से लेकर कीव तक और कीव से लेकर लवीव तक हमले की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि एक बार की पोलैंड को भी लगा कि ये क्या हो गया, और पोलैंड तक सहम गया। पोलैंड ने भी अपने फाइटर जेट को अपने एयर स्पेस में भेज दिया कि देखो कहीं कोई मिसाइल हमारी तरफ तो नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर यह है कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर इतना बड़ा हमला करने के पीछे पर्पस यह है, क्योंकि 20 जनवरी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 20 जनवरी में एक हफ्ता बचा है, और इस एक हफ्ते के दरमियान जेलेंस्की कोई ऐसी मूर्खतापूर्ण एक्टिविटी ना कर दे, उसके लिए क्रेमलिन की तरफ से इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। जी। लेकिन अब इन दिनों में जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है जेलेंस्की को वल्नरेबल बनाने के लिए, किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, वही तस्वीर इस वक्त TV9 आपको दिखा रहा है। क्योंकि रूस के ताजा हमलों से यूक्रेन में मची दहशत की ही ये एक एक तस्वीर आपके सामने है। आपको एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, यूक्रेन में एयर रेड वार्निंग जारी की जा चुकी है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले के बाद के अलर्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं। क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके से पावर स्टेशंस को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल डिपोज को टारगेट किया जा रहा है, यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर हुए हमले के बाद जेलेंस्की का बयान भी सामने आ चुका है कि किस तरीके से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया गया है। 40 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, और रूस के ये नए हमले जिस तरीके से यूक्रेन में दहशत मचा रहे हैं, उसकी तस्वीर में ये एक और हकीकत है कि एक बार फिर से लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। और यही वजह है कि इस वक्त के हालात के बारे में हमारे सहयोगी मनीष हमें यह जानकारी दे रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी रूस की तरफ से अपनाई जा रही है, जिसमें यह साफ है टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के कार्यकाल की शुरुआत से पहले क्या मनीष एक बार फिर से यूक्रेन को वल्नरेबल सिचुएशन में डालने की पुतिन की यह कोशिश, क्योंकि अगर किसी तरीके का डायलॉग आने वाले वक्त में होता है, उससे पहले यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा मुमकिन। देखिए, वैसे तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की आज पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड में वहां पर वो सॉरी बोलने जा रहे हैं अपने एक ऐतिहासिक भूल के लिए। और वो ऐतिहासिक भूल क्या है कि पोलैंड में काफ़ी संख्या में जब लोग मारे गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान, उस समय कुछ ऐसे लोगों ने यूक्रेन की तरफ से उस नरसंहार में भूमिका निभाई थी जो आज की तारीख में जेलेंस्की के लिए आदर्श हैं। वही स्टीफन बंदेरा और वही दूसरे लोग जिनको लेकर रूस भी ये कहता है कि ये सब नाजी लोग थे और इन लोगों ने रूस में, यूक्रेन में या फिर पोलैंड में कोहराम मचाया था। तो कहने का मतलब यह है कि इसके बावजूद जेलेंस्की पोलैंड की सेंसिटिविटी को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो रूस की सेंसिटिविटी को नहीं समझ रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि जब ट्रंप गद्दी पर आए तो उस समय ट्रंप के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, ये कहते हुए कि हम इस जंग को लड़ सकते हैं। वहीं ट्रंप एक बिजनेसमैन की भांति देख रहे हैं कि हम हथियार तो देंगे, लेकिन रिजल्ट क्या मिलेगा। देखिए, बीते 3 साल में जंग हो रही है, लेकिन इस जंग के दरमियान एक तरफ आप तारीफ कर सकते हैं कि यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी रही, लेकिन हकीकत यह है कि 1/4 यूक्रेन की जमीन रूस के कब्जे में जा चुकी है, और जबकि अमेरिका और 30 देशों का उन्हें समर्थन हासिल था। तो ऐसी स्थिति में आप आगे भी हथियार देंगे तो होगा क्या? वो जो सेना आज खार्किव में अभी अंदर नहीं आई है, वो कल के दिन में कीव तक पहुंच जाएगी। तो अभी 25% जमीन गई है, कल 50% जमीन चली जाएगी। इस परिदृश्य में अगर आप देखें तो जेलेंस्की आखिर क्या सोच रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन क्रेमलिन को जेलेंस्की के बयान को अगर हम डिकोड करें तो क्या ये समझा जा सकता है कि जेलेंस्की क्या सोच रहे हैं? ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि हमें अपनी एयर शील्ड को और ज्यादा मजबूत करते हुए अब हमलों को अगर अंजाम देना है तो जेलेंस्की क्या अगला सीधा वार रूस पर एक बार फिर से करने की हिमाकत करेंगे? ये सवाल आपसे करने से पहले मनीष एक ग्राफिकली इनपुट रखना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन कौन कौन से हथियारों के जरिए यह हमला हुआ है? इसमें क्रूज मिसाइल KH-22 और KH-101 का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि क्रूज मिसाइल से अलग अलग जगहों पर किए गए हमले के साथ साथ खबर कैलिबर मिसाइल को लेकर भी है, क्योंकि 3M54, 3M51 और 3M14 के जरिए, कैलिबर मिसाइल के जरिए अलग अलग जगहों पर हमले को अंजाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट है फाइटर जेट को लेकर खबर आ रही है, TU-95 के साथ साथ TU-22 और TU-95MS का भी इस्तेमाल हुआ है।
तो कीव समेत अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, ज़ेलेंस्की के इस बयान के आधार पर उनका अगला कदम क्या हो सकता है? मनीष, क्या समझना मुमकिन होगा? क्योंकि अगर वो ये कहते हैं वी मस्ट कंटिन्यू स्ट्रेंथनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ यूक्रेन एयर शील्ड, और अपने नेटो समिट में किए गए वादे को भी अगर वो याद दिलाते हुए और एयर डिफेंस के जरिए मदद की गुहार कर रहे हैं, क्या ये इस वक्त में भी पॉसिबल लग रहा है आपको कि सीधे वो मॉस्को को टारगेट करने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर जेलेंस्की का मकसद ये है कि वो रेड स्क्वायर में वहाँ पर कबड्डी कबड्डी खेल करना चाहते हैं, तो ये उनकी कल्पना में ही अब रह सकती है, क्योंकि 3 साल के बाद हालत ये है कि उन्होंने पहले दावा किया था कि हम क्रीमिया को वापस ले लेंगे। क्रीमिया तो अब मिलने से रहा। इसके अलावा अब बाकी जो 4 राज्य हैं उसको लेकर भी पुतिन ने एक लकीर खींच दी है कि कोई भी बातचीत होगी अब हम इन इलाकों को वापस नहीं देंगे। तो मतलब कहना ये चाह रहे हैं पुतिन कि ये क्रीमिया प्लस ये 4 इलाके ये तो अब हमारे साथ ही रहेंगे, इसके बाद हम आगे ना बढ़ें, इसको लेकर बातचीत करो। और उसको लेकर भी शर्त क्या है? वही पहली वाली शर्त जो रूस की आज भी है कि आप नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, आपके पास उतनी मिलिट्री पावर नहीं होगी कि आप दोबारा से रूस से लड़ने आएंगे, और तीसरी बात है कि आप पश्चिमी देशों के बहकावे में दोबारा से नहीं आएंगे। तो जब तक जेलेंस्की इन सब बातों को पर हामी नहीं भरते तब तक रूस की तरफ से अटैक जारी रहेगा। हाँ, अब जेलेंस्की के सामने दुविधा यह है कि अब बाइडन नहीं है, बाइडन 1 हफ्ते है और उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जेलेंस्की का क्या होगा? तो वही शोले फिल्म वाला जो डायलॉग है कि अब तेरा क्या होगा रे कालिया, तो जेलेंस्की ने भी उसका भी प्लान बना लिया है। लेकिन अब आगे जो भी कुछ सामने आए, एक बात तो तय है कि यूक्रेन की भारी तबाही हो चुकी है, और वैसी स्थिति में अगर आज यूक्रेन ये कहता है कि या जेलेंस्की कहते हैं कि मैं रूस पर कब्जा कर लूंगा या रूस को मैं हरा सकता हूं, तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यही है कि मैं भी अचानक दावा कर दूं कि एक दिन मैं भी अमेरिका का जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है उसमें अलग अलग रीजन को लेकर भी मनीष आपसे सवाल करूंगी कि खतरा कितना बढ़ गया है, क्योंकि फिलहाल बड़ी खबर यही है कि रशियन एरोस्पेस फोर्सेस जिस तरीके से स्कैंडर मिसाइल और रशियन ब्लैक सी फ्लीट ऑपरेट कर रही हैं, अलग अलग जगहों पर पावरफुल अटैक्स को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में ये थ्रेट कितना ज्यादा इन इलाकों से आ रही तस्वीरों के आधार पर मनीष सवाल कर रही हूं। सुमी, चार्निहाइव, खार्किव, पोल्तोवा, डोनेस, नेप्रोट्रोवस्क, ज़ेपोरोजिया, कीव और चेरकेसी रीजन्स, ये वो तमाम रीजन्स हैं जिनसे आप खुद ग्राउंड रियलिटी के आधार पर विटनेस कर चुके हैं पहले क्या स्थिति थी, आज के इस हालात में क्या सिचुएशन और सिनेरियो, और इन प्रॉपर रीजन वाइज भी अगर डिटेल बात करूं तो इन पर कब्जा या इलाके को रिकैप्चर करने के बाद भी यूक्रेन को क्या मान लिया जाए कि पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया इन इलाकों से? नहीं, देखिए, ये बात तो सच है कि इतने लंबे समय के दरमियान जैसी उम्मीद थी वैसी रूसी फोर्स को कामयाबी नहीं मिली है। आज भी वो डोनेट्स्क के इलाके में वही लगभग 80 से 90% इलाके उनके कब्जे में हैं, लेकिन 10% इलाके उनके कब्जे में नहीं है। आप लुहांस्क में कहें, लुहांस्क में अच्छी खासी पोजीशन में है, लेकिन खेरसॉन और ज़ेपोरिजिया के इलाके अभी भी हैं जहां पर कि रूसी फौज को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन हाँ, हर दिन या हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते के दरमियान उन्हें एक नए गाँव पर कब्जा जमाने की कोशिश होती है। लेकिन फिर वही कहते हैं कि यही रूसी स्टाइल है, रूस को कभी जल्दबाजी नहीं है। देखिए, एक ज़माना था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में हिटलर की फौज पहुंची थी, उन्होंने मॉस्को को कई महीनों तक घेर कर रखा था। पुतिन के खुद जो होम टाउन है सेंट पीटर्सबर्ग, उनको 3 साल तक उन्होंने सीज करके रखा था, जिसमें पुतिन के परिवार के सदस्य भी मारे गए। लेकिन आखिरकार रूसी फौज को विजय मिली। तो रूसी फौज बहुत आराम के साथ काम करती है और आराम के साथ वो आगे बढ़ती है। लेकिन यूक्रेन के साथ दिक्कत है कि यूक्रेन को रसद चाहिए, लगातार उनको सैनिक चाहिए। सैनिक नहीं है, सैनिकों की संख्या इतनी कम हो गई है कि जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने आदेश दिया है कि जो एयरफोर्स के जवान थे, एयरफोर्स के अधिकारी थे, उनमें से 5000 लोगों को ट्रांसफर करके और उन्हें ग्राउंड फोर्स में भेजा जाए। आप सोचिए, जिनका काम था फाइटर जेट उड़ाने का, जिनका काम था फाइटर जेट के उड़ाने में मदद करने का, उनको कहा गया कि अब आप आर्मी की भूमिका में निभाइए। क्यों? क्योंकि वहां जाएंगे लोग और है नहीं, और जब वो वहां जाएंगे तो वहां ठीक से लड़ नहीं पाएंगे, वो मारे जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरफ लगातार यूक्रेन अपने लोगों की बलि दे रहा है, हासिल कुछ नहीं हो रहा है। और हम लड़ क्यों रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि जेलेंस्की को एक आइडिया पसंद आया कि हम नाटो के मेंबर के तौर पर उन लोगों के बीच में बैठेंगे, वो भी नहीं मिला और साथ में यूक्रेन की आज के हालात में तो सवाल ये है कि यूक्रेन के पास अब खोने को भी क्या बचा है। एक और बड़ी खबर बता दूं, अभी यूक्रेनी ड्रोन फोर्स पर भी बड़ा हमला हुआ है मनीष, और ये यूक्रेनी फौज का ड्रोन कंट्रोल पॉइंट है जिसे नष्ट कर दिया गया है, और खेरसो के निपर नदी के पास जबरदस्त हमले की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दें, स्वचालित बंदूकों से रूसी फौज का ये अटैक, रूसी नॉर्दर्न फ्लीट के मरीन्स का हमला।
अब कीव समेत यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में हमले को लेकर खबर जान लीजिए, जहां सुमी के साथ साथ चार्निहाइव और खार्कोव में भी भारी तबाही को लेकर खबर आ रही है। पोल्टेवो और डोनेट्स्क में भी ड्रोन हमले हुए हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये एक और तस्वीर सामने आई है जहां बताया जा रहा है कि कीव समेत यूक्रेन के वो अलग अलग इलाके जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल रूस ने जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं कि आखिर यूक्रेन के कौन कौन से इलाकों को अब से थोड़ी देर पहले किए गए हमलों में दहला दिया गया है। कीव के साथ साथ खार्किव और साथ ही लवीव, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई, पोल्टोवो और डोनेट्स्क, और इसके अलावा आपको बता दें खेमेलनित्स्की ओब्लास्ट के साथ साथ इवानो फ्रैंकोविस्क ओब्लास्ट, जहां पर हमलों को अंजाम दिया गया है। तो यूक्रेन में जिन जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया है उसकी तस्वीर के साथ साथ ये डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां पुतिन अभी फिलहाल हमलों को अंजाम दे रहे हैं, उसमें लोकेशन एक और इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से एक बार फिर से पावर हब के साथ साथ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं हमलों के बीच आ रही एक और बड़ी खबर, और वो खबर जिस लिहाज से मनीष मैं आपसे समझना चाहूंगी कि यूक्रेन पर रूस के सबसे बड़े हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है, पूर्वी यूरोप तक में हाई अलर्ट बताया जा रहा है। इसे इस लिहाज से भी समझाइए कि आखिर किस तरीके से अब पोलैंड तक से यह खबर आ रही है कि कैसे उसकी तरफ से भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। मनीष। बिल्कुल, देखिए, आज केवल डिफेंस सिस्टम को ही एक्टिव नहीं किया गया, बल्कि पोलैंड ने अपने फाइटर जेट को आसमान में भेजा ताकि अगर कहीं अटैक के दरमियान रूसी फाइटर जेट आए या रूसी मिसाइल आए तो उनको खदेड़ा जा सके या उनको नष्ट किया जा सके। तो इस तरह का पैनिक आज मचा है यूरोप में, खास करके पोलैंड और दूसरे आसपास के देशों में। वह ये कि रूस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, चाहे खार्किव से लेकर कीव तक और कीव से लेकर लवीव तक, तो लवीव के आसपास के ठिकानों पर जो रशियन मिसाइल के जरिए अटैक कर रहे हैं, तो पोलैंड को ये लगा कि कहीं ये मिसाइल पोलैंड में आकर ना गिरे, कहीं ये मिसाइल पोलैंड में टारगेट ना हो। और वैसे भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जेलेंस्की को पोलैंड जाना था, तो इसलिए पोलैंड को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि रूसी मिसाइलों के जद में पोलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर ना आ जाए, और इसीलिए पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया। पोलैंड ने अपने फाइटर जेट को आसमान में भेजा ताकि रूसी मिसाइल अगर आए तो उनको मार गिराया जा सके। हालांकि पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटी है जबकि यूक्रेन और पोलैंड की सीमा पर बहुत से रूसी मिसाइल ऐसे हैं, चाहे उनका मलबा जाकर पोलैंड में गिरा था। और अगर वो उस तरह का, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि रूस ऐसा अभी नहीं करेगा, उन्हें करने की अब जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पोलैंड पर अगर गलती से भी मिसाइल गिरा तो फिर नाटो देशों को एक बहाना मिल जाएगा आर्टिकल 5 इन्वोक करने का, तो इसलिए वो पोलैंड पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिखने की कोशिश में बहुत सारा पैनिक बटन खुद पोलैंड दबा भी रहा है, ये दिखाते हुए कि देखो मैं तैयार हूं, मैं कैसे लड़ने को तैयार हूं। क्योंकि पोलैंड के अंदर भी एक इनसिक्योरिटी बढ़ गई है। उन्हें यह लग रहा है कि अगर एक बार ट्रंप ने हाथ खींचा तो उसके बाद उनका भी क्या होगा। यूक्रेन को तो जो तबाह होना था हो गया, लेकिन जिस तरह से पोलैंड ने यूक्रेन की मदद की और आज की तारीख में अब अमेरिकी समर्थन खत्म हो सकता है, तब पोलैंड को कौन बचाएगा, क्योंकि यूक्रेन के बाद अगला नंबर तो पोलैंड का ही है। ये बात पोलैंड समझ पा रहा है। ठीक है मनीष, मैं आपके पास आ रही हूं जल्द, क्योंकि एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगी, बड़ी खबर, और ये तस्वीरें एक साथ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि देखिए रूस पर यूक्रेनी हमले का अब सबसे नया वीडियो भी सामने आ चुका है। तो यूक्रेन ने रूस में हमला किया था और अब यही वजह है कि रूस ने सीधा काउंटर अटैक करते हुए एक के बाद एक 100 से ज्यादा जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। फिलहाल ये रूस के तांबोव में हुए हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि जिस तरीके से ये हमला किया गया है उसके बाद ये बड़ी खबरें सामने आ रही है कि किस तरीके से रूस ने अलग अलग जगहों पर टारगेट करते हुए 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया है। और आपको बता दें ये हमले का सबसे नया वीडियो बताया जा रहा है। यूक्रेन ने रूस में हमला किया था, रूस के तांबोव इलाके में जब अटैक हुआ उसी वक्त की ये तस्वीर सामने आई है। हमले का एक और वीडियो अब आपके सामने, क्योंकि पूरे इलाके में लगी आग की एक और तस्वीर सामने आई है, जिससे ये साफ हो गया कि अब जो वीडियो सामने आ रहे हैं उससे ये पता लग पा रहा है कि यूक्रेन ने किस तरीके से बड़ी जगहों पर हमलों को अंजाम दिया। और यूक्रेन के हमलों के बाद की इस वक्त की तस्वीर, जहां से थोड़ी देर पहले रूस की तरफ से भी यूक्रेन में हमलों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, ये आपको बता दें ये यूक्रेन की तरफ से किए गए हमले की वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन का हमला जो रूस पर हुआ था, और जिस तरीके से कल
सीधे यूक्रेन ने रूस के ऊपर हमलों को अंजाम दिया था। उसके बाद काउंटर अटैक करते हुए रूस ने एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ हमलों को अंजाम दिया है। और आपको इस बीच ये भी बता दें, यूक्रेनी वार पर रूसी पलटवार को लेकर ही आ रही खबर आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि कल देर रात यूक्रेन ने रूस पर हमला किया। उस जगह की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन अब बड़ी खबर यह सामने आई कि यूक्रेन ने जिस तरीके से मिसाइल और रॉकेट और ड्रोन से हमलों को अंजाम दिया था, उसके बाद रूस ने और एग्रेसिवली अलग अलग जगहों पर हमलों को अंजाम दिया है। हालांकि रूस के सैन्य ठिकानों और तेल भंडार को निशाना बनाया गया। रूस की तरफ से अब से थोड़ी देर पहले एनर्जी और पावर स्टेशंस को ठिकाना बनाया गया है। यूक्रेन के हमलों के जवाब में रूस की तरफ से हुए विध्वंसक हमले की ही एक एक तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां खबर आ रही है कि किस तरीके से लवीव के साथ साथ कीव में भी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी तो फिलहाल यूक्रेन में लगातार हुई बमबारी की तस्वीर आपने देखी है, लेकिन मनीष, मेरा सवाल वापस उसी लिहाज से समझना जरूरी है कि इस वक्त रूस का ये एग्रेशन क्या कहीं ना कहीं नेटो देशों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने कहा, क्या नेटो इस फिराक में बैठा है कि उसे कहीं ना कहीं मौका मिल जाए और एग्रेसिवली रिएक्ट करने का? अभी तक वो सिर्फ रिस्पॉन्स करता था, अब क्या यहां पर रिएक्शंस भी सामने आ सकते हैं? और ये जो बॉर्डर लाइन एरियाज हम यूजुअली आपसे इंफॉर्मेशन वॉल पर समझते हैं, उस लिहाज से रूस के बॉर्डर और यूक्रेन के बॉर्डर से सटे उन नेटो देशों की मैं यहां पर आपसे जिक्र कर रही हूं, सवाल कर रही हूं, जहां पर इस वक्त एयर डिफेंस खास तौर पर एक्टिव बताए जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पोलैंड को लेकर इसीलिए सवाल किया। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पोलैंड एक सबसे क्रूशियल देश है जिसको लेकर यह आशंका बनी रहती है, क्योंकि पोलैंड ने खुलकर मदद की यूक्रेन की, हर लिहाज से मदद की, पहले दिन से मदद की। जब ये युद्ध चला उसके बाद से लगातार यूक्रेन की मदद पोलैंड करता आया है, हर तरह से हथियार भी दिया। पोलैंड में लगभग 30 से 40 लाख यूक्रेन के लोग आज भी रह रहे हैं, और इसीलिए पोलैंड एक खतरे की बात तो थी। इसके अलावा भी देखिए, अभी 2 दिन पहले निकोलाई पात्रुसेव, जो कि पुतिन के सबसे करीबी स्ट्रेटेजिक सलाहकार हैं, प्रेसिडेंट ऑफिस में हैं, थोड़े दिन पहले तक वो रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी रहे थे, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि इस साल जो है वो यूक्रेन का खंड खंड हो जाएगा, और उसके अलावा मोल्डोवा जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यूक्रेन के अलावा जो एक और यूरोपीय कंट्री की बात हो रही है वो है मोल्डोवा। अगेन फिर एक नाटो देश है, और उसको कह रहा है कि वो नहीं रहेगा। तो मतलब क्या होगा? क्या रूस उस पर कब्जा कर लेगा? और अगर कब्जा करने जाएगा तब तो फिर आर्टिकल 5 इन्वोक होता है। तो आप चाहे पोलैंड पर हमला करें, या फिर मोल्डोवा पर हमला करें, या फिर बाल्टिक कंट्री में छोटे छोटे कंट्री पर आकर आप हमला करें, किसी भी हालत में अगर रूस बनाम नाटो होता है तो फिर तो आप तीसरे विश्व युद्ध का जो फॉर्म, रूस बनाम नेटो अगर किसी भी हालात में होता है, उस बारे में तो मैंने आपसे बात कर ली। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, सरल शब्दों में अगर हमारे ऑडियंस को ये बात समझाएं तो जान लीजिए, जनवरी जिस वक्त हम लोग को अंजाम दिया जा रहा है, टारगेट और मकसद इस वक्त पुतिन का साफ तौर पर यूक्रेन को कमजोर करना है, अपनी सैन्य स्थिति को इलाकों में मजबूत बनाना है। और उसी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां रूस यूक्रेन युद्ध की ये ताजा तस्वीर है, आपको टीवी 9 दिखा रहा है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में मची तबाही की एक एक तस्वीर, और रूस ने जिस तरीके से मिसाइलें दागी हैं, जिस तरीके से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है, फिलहाल यही वजह है कि यूक्रेन का पूरा बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो चुका है। यूक्रेन के पावर स्टेशन को ध्वस्त कर दिया गया है। जेलेंस्की के ऑफिस के पास हुए अटैक की तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई, और टाइमिंग जिस वजह से जनवरी में पुतिन का ये एग्रेशन सामने आ रहा है, वो है ट्रंप के कार्यकाल से शुरुआत होने से पहले अलग अलग जगहों पर यूक्रेन को कमजोर करना और अपनी सैन्य स्थिति को मजबूत करना। फिलहाल रूस ने कीव पर बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया है, पूरा देश अंधेरे में चला गया है, और जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ एक रणनीतिक जवाब इस वक्त पुतिन की तरफ से, मॉस्को की तरफ से दिया जा रहा है, रूस की तरफ से दिया जा रहा है, उसी की एक एक तस्वीर, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यूक्रेन के पावर सिस्टम पर हुए टारगेट की भी तस्वीर सामने आई है। यही वजह है कि ज्यादातर इलाकों में इमरजेंसी सिचुएशन है और हमले से बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम फेल हो चुके हैं। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री की तरफ से भी बाकायदा इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है। तो युद्ध के इस हालात में रूस की तरफ से किए जा रहे इन हमलों के बाद युद्ध की स्थिति को अपनी तरफ मोड़ते हुए, बढ़ाते हुए, पुतिन की तरफ से किए गए हमलों की ही
ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और इस बीच मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ हैं, जिनसे मैं अभी तक इसी बारे में सवाल कर रही थी कि आखिर अब किस स्ट्रैटेजी के तहत हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो यूक्रेन की आंतरिक स्थिति को भी अगर हम देखें तो किस तरीके से रूस के आक्रामक हमले ही एक बड़ा बहाना बन चुके हैं मनीष, ये दिखाने के लिए कि अब यूक्रेन के पास युद्ध के इस हालात में खोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। मनीष, देखिए यही तो सबसे मुश्किल बात है कि चूंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसी हालात में वो डेस्परेट में आके कुछ ऐसा एक्शन ना ले ले। जेलेंस्की के पास कुल मिलाकर 120 घंटे बचे हैं। ये 120 घंटे, आने वाले 120 घंटे बेहद क्रूशियल हैं, क्योंकि इसमें जेलेंस्की कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे कि रूस मजबूर हो जाए और फिर इस युद्ध को लंबा खींचने की नौबत आ जाए। क्योंकि एक बार जब 20 जनवरी को ट्रंप प्रेसिडेंट की ओथ ले लेंगे और उसके बाद ट्रंप क्या एक्शन लेंगे, ट्रंप जेलेंस्की को क्या बोलेंगे, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन जब तक बाइडन है, यानी ये 120 घंटे के भीतर जेलेंस्की कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं। और इस बात का एहसास क्रेमलिन को है, इस बात का एहसास रूसी राष्ट्रपति पुतिन को है। और इसीलिए आज के हमले को आप इसी रूप में देखिए। आज का हमला दरअसल क्रेमलिन ये कहना चाहता है कि अगले 120 घंटे तुम चुप रहो, अगले 120 घंटे ऐसा कुछ मत करना कि हमें मजबूर होकर इससे भी ज़्यादा बड़े हमले करने पड़े। फिलहाल तो जेलेंस्की पोलैंड में है, पोलैंड जाकर वो पोलैंड के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। अब उनकी क्या प्लानिंग बनती है, क्योंकि अगले जो ये 3-4 दिन हैं, इस 3-4 दिन में अगर यूक्रेन की तरफ से आकर हताशा में आकर कोई ऐसी कार्रवाई की गई और इतनी बड़ी कार्रवाई की गई कि उसके बाद क्रेमलिन के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा, चाहे शांति समझौते की बात पीछे हट जाएगी। तो इस तरह की कोशिशें जेलेंस्की कर रहे हैं। हालांकि अब तक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशेंस रूस ने दिखाया है, लेकिन देखते हैं अगले 120 घंटे में क्या होता है। तो ट्रंप के व्हाइट हाउस में एंट्री से पहले यूक्रेन जिस तरीके से अभी तक अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था, आज की बड़ी खबर यह सामने आई है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले रूस ने अब यूक्रेन के इलाके में ऐसी तबाही मचाई है कि अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और यही वजह है कि इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कुर्स में रूस का अभी एक और बड़ा हमला हुआ है। और ये 7 यूक्रेनी सैनिकों पर ड्रोन से हुए हमले की तस्वीर है, जहां छिपे हुए यूक्रेनी सैनिकों पर कैसे हमलों को अंजाम दिया गया, ये देखिए। थोड़ी देर पहले एंगुल्स इलाके में भी हमला हुआ है और ये उसी वक्त का वीडियो अब सामने आया है। एक और ऐसा इलाका जहां पर भयानक आग लग चुकी है। यूक्रेन के हमलों के बाद लगी भीषण आग की तस्वीरें लगभग हर इलाके से ऐसी सामने आ रही हैं। अब ड्रोन हमले से आपको बता दें, एक और खबर है रूस पर यूक्रेन के उस बहुत बड़े हमले की, जहां कई शहर दहल चुके हैं। तस्वीर आपके सामने, जहां पर ज्यादातर इमारतें आग की चपेट में हैं। हालांकि बता दें कि इस वक्त खबर यह है कि इन इमरजेंसी हालात के बीच में स्कूल, बाजार, एयरपोर्ट सब कुछ बंद कर दिया गया है। अब युद्ध की सबसे ताजा तस्वीर आपके सामने, हमले के बाद यूक्रेन में मची तबाही की एक और तस्वीर। रूस ने नई मिसाइल यहां पर दागी है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरीके से इन मैसिव अटैक्स के जरिए टारगेट किया गया है, रूसी मिसाइल के अटैक की एक और तस्वीर अब आपके सामने, और ये लवीव इलाका बताया जा रहा है जहां 2 अहम ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया है। इसी में हमले में हालांकि अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है और हमले में यूक्रेनी फौज को लेकिन भारी नुकसान पहुंचा है।
यूक्रेन से अभी की एक और ताजा तस्वीर सामने आई है। रूसी हमलों के बाद शेल्टर में छिपे यूक्रेनियंस की ये तस्वीर, जहां यूक्रेन के लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले आपको हम एक और तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से अलग अलग ऐसे इलाके जहां पर लोग अंडरग्राउंड हो चुके हैं, क्योंकि इमरजेंसी जैसे इन हालात के बीच लगातार बज रहे सायरन। यूक्रेन में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और मिसाइल हमलों के जरिए जो इनपुट लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और लोग शेल्टर्स में शरण ले चुके हैं। तो रूस पर यूक्रेन के हमले की एक और तस्वीर, यूक्रेन ने रूस में हमला किया था और रूस के तांबोव इलाके में किए गए अटैक की अब ये तस्वीर सामने आई है। इलाके में जैसे ही अटैक हुआ उसके बाद चीख पुकार मच गई। जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और सुनिए आवाज। इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर बीजेपी अब हमलावर है। राहुल ने कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर कहा कि हम सिर्फ बीजेपी संघ से नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई बीजेपी संघ के साथ साथ इंडियन स्टेट से भी है। राहुल ने कहा कि बीजेपी संघ का देश के हर संस्थानों पर कब्जा हो चुका है। and the capability to stop them. I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. और थोड़ी देर पहले बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल के अब नक्सल से संबंध जग जाहिर हैं। गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल नेता विपक्ष हैं और कह रहे हैं कि वो भारत से लड़ रहे हैं। बीजेपी ने कहा कि राहुल का बयान देश विरोधी ताकतों के साथ उनके संबंधों को बताता है। भारत स्टेट से लड़ाई किसकी है? राहुल गांधी? क्या यह सोच कांग्रेस पार्टी की भी है? क्या यह सोच खड़गे जी की भी है? क्या यह सोच सोनिया गांधी जी की भी है? यह पूछना चाहती है भारत की जनता। राजनीति में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य करे जो पहला जो संविधान राहुल गांधी अपने हाथ में उठा के घूमते थे, उसको आज तक पढ़ा नहीं उन्होंने। आपने शपथ ली है, जैसा मैंने कहा, भारत की संप्रभुता को अखंड रखूंगा। एक सांसद के नाते, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते, और सबसे बड़ी बात है एक नागरिक होने के नाते। या तो राहुल गांधी ये मान गए हैं कि वो भारत के नागरिक भी नहीं है और उनको विशेष लगाव है उन शक्तियों से जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। इस बोर्ड के गठन से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्दी की उत्पादकता बढ़ाने की संभावनाओं को नए पर लग गए हैं। खास बात यह है कि ये बोर्ड स्थानीय विकास के लिए भी काम करेगा। हल्दी बोर्ड के जरिए किसानों के लिए नए बाजार की तलाश की जाएगी। लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस बोर्ड के भविष्य का प्लान भी साझा किया। अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी अब इस बोर्ड में जोड़े जाएंगे। निर्यातक, एक्सपोर्टर्स हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, इनके प्रतिनिधियों को भी इस बोर्ड में जोड़ा जाएगा। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी की एक पहचान है पूरे देश और दुनिया में, जो कहते हैं वो करते हैं। बोर्ड का मुख्य उद्देश्य हल्दी किसानों की भलाई, अच्छे किस्मों का विकास और इसके निर्यात पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। पी गंगा रेड्डी को बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निजामाबाद में बनाया गया है।